सत श्री अकाल एवरीवन। अभी मैंने रिसेंटली ही अपने पंजाबी चैनल पे अपनी पहली फेसलेस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाई है नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री के ऊपर कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडिपेंडेंस जब हुई नॉर्थ कोरिया की, तो वहां से लेके किम जोंग उन तक, किम जोंग उन के शासक बनने तक उसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ मेन इवेंट्स जो उनकी हिस्ट्री में हुए। तो मैं चाहता था कि हिंदी में अब पूरी वो 17 मिनट की तो नहीं मैं बना पाऊंगा। तो बेसिकली हिंदी में मैं चाहता था कि जो मैंने चीजें पढ़ी, जो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी और सब कुछ देखा, तो उससे जो मैंने लेसन्स मेरे को लगा कि हम उनकी हिस्ट्री से सीख सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूं। तो ये कुछ 10 चीजें हैं जो मैंने नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री पे रिसर्च करते हुए सीखी, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली चीज जो मैंने देखी ना, कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी वो एक पूरा प्रोसेस था। ब्रिटिशर्स जो थे वो काफी टाइम तक थे, हमारी एक पार्टी क्रिएट हुई नेशनल कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट साइड हमारे देश में पहले से थी। हम बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट में थे, बाहर से जो लोग पढ़ के आते थे वो हमारी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते थे। ये जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, ये लोग हमारी पॉलिटिक्स में शामिल थे। और एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी। एक पार्टी डेवलप हुई, मूवमेंट्स हुई, सत्याग्रह हुए, और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोसेस के साथ हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। नॉर्थ कोरिया की जो इंडिपेंडेंस थी वो एक बहुत सडन इंडिपेंडेंस थी। मतलब वो जापान हार गया, उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गए। उधर से जो रशिया है उसने चाइना में जो जापानीज फोर्सेस है उन पे अटैक करके कोरिया तक खदेड़ा उनको। तो वो एक बहुत ही सडन प्रोसेस था जो कोरिया की डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस थी। तो उसकी वजह से कोरिया अब जैसे गुलाम देश से एकदम आजाद हुआ, तो कोरिया पर फैसले करने का जो हक था या जो फैसले किए गए वो रशिया और अमेरिका ने किए। वो कोरियन लोगों की तरफ से इंडिपेंडेंस नहीं आई, वो इंडिपेंडेंस उनको रशिया और अमेरिका ने दी। तो नॉर्थ कोरिया में बन गई रशियन साइड की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और साउथ में बन गई अमेरिकन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमको ऐसा देखने में लगता होगा नॉर्थ कोरिया से कि साउथ की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, नहीं। साउथ कोरिया की हिस्ट्री में कम्युनिस्ट्स को बहुत ढूंढ ढूंढ के मारा गया। इवन एक टाइम पे नॉर्थ साउथ से ज्यादा डेवलप था, और कई लोग साउथ को छोड़ के नॉर्थ में आते थे। जैसे आजकल हम अगर इंटरव्यूज देखें तो हमें दिखेगा कि नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर, कि जो वहां से भागा। कई सारे लोग साउथ से भी नॉर्थ की तरफ भागे थे उस टाइम। तो ये चीज एक देखने को मिलती है कि वहां पर सडन एक इंडिपेंडेंस की वजह से कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं, कोई खास पार्टी नहीं है, सिर्फ कुछ गोरिल्ला फाइटर्स हैं जो चाइनीज फोर्सेस के साथ, क्योंकि चाइना को भी उस टाइम इंडिपेंडेंस मिली, चाइनीज फोर्सेस के साथ रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर लड़ रहे थे। तो वो एक छोटा सा पार्टी सिस्टम को देखने को मिलता है। पूरे देश में वो कॉन्शियसनेस थी नॉर्थ कोरिया के, ऐसा लगता नहीं। तो उनकी सडन होने की वजह से उनके कंट्रोल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी इंडिपेंडेंस वाज हाईली कंट्रोल्ड बाय अमेरिका एंड रशिया, और उसी वजह से उनका देश दो में भी डिवाइड हुआ। तो उसकी वजह से एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे, आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की आई, बट एवरीथिंग वाज बेसिकली फॉरेन टू द कॉमन फॉक ऑफ दैट कंट्री। इसलिए वो इंडिपेंडेंस भी उनकी खुद की नहीं थी। हमारे देश के लिए आई थिंक ये चीज एक लकी चीज कह सकते हो आप, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी इतने लंबे समय तक चल पाई है। उसका कारण ये है कि बहुत चीजें बहुत सिस्टमेटिकली वो चीज प्रोसेस हुई, एक पार्टी बनी, और वो चीजें एक प्रोसेस के साथ आगे चली। फिर दूसरी चीज आती है कि जैसी इंडिपेंडेंस हुई, उनकी 45 में इंडिपेंडेंस हुई, और 50 के अंदर उन्होंने वॉर कर दी साउथ कोरिया के साथ। ये चीज हमारी हिस्ट्री के साथ भी काफी मिलती है। हमारी भी आजादी के बाद ही वॉर शुरू हो गई थी, पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। पर पाकिस्तान का वो चीज ज्यादा मैच करती है नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि जिस तरह वहां के लीडर्स ने आई थिंक पॉपुलिज्म के चलते इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, कश्मीर का इशू बनाया, उसी तरह वहां नॉर्थ कोरिया के लीडर ने पॉपुलिज्म के चलते साउथ के साथ वॉर की। वॉर का यूज एक खराब गवर्नमेंट या एक डिक्टेटरशिप हमेशा करती रहेगी, क्योंकि उसको प्रूव करना है कि आई एम वर्दी, आपको खतरा है और मैं ही आपको बचा सकता हूँ। हमें अभी जो अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया, और अपनी दादागिरी दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो चीज भी देखने को मिलती है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है बस।
वो ये चीज़ अब इंडिया में भी हमको देखने को मिलती है कि जब भी पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, एकदम से जो हमारी पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर जो भी पार्टी उस टाइम पे होती है, वो इस चीज़ को यूज़ कर कर अपने इलेक्शंस का एक एजेंडा इस चीज़ को बनाती है। एक बहाना बनाती है कि हमने इस वॉर के अंदर ऐसे किया था तो हमको जिताओ। तो वॉर का यूज़ हमेशा गवर्नमेंट्स करती हैं टू गेन पॉपुलैरिटी। तीसरी चीज हमको जो देखने को मिली, जो पॉलिसीज किम इल सुंग लेके आए। पहली थी जूश नाम की जो सिस्टम था। हालांकि वो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में भी समझाया कि ये सिस्टम मोर देन कि हम सेल्फ रिलायंट हों, आत्मनिर्भर हों, वो जो पॉलिसी थी वो इस तरफ थी कि देश को तोड़ा जाए बाहर की दुनिया से। और ये चीज इसीलिए क्योंकि बाहर की दुनिया से कांटेक्ट होगा, इंटरनेट होगा, लोग आए जाएंगे तो हमें बाहर की डेवलपमेंट का पता चलेगा। आज अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं क्योंकि हमें बाहर के देश की पॉलिसीज और उनके बारे में जानकारी है कि वहां कैसे हो पाता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है, वहां सिस्टम कैसे चलता है। जब लोग को पता ही नहीं होगा कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो अपने अंदर के सिस्टम के साथ बहुत आसानी से कंफर्टेबल हो जाएंगे। और नॉर्थ कोरिया में कभी कोई बड़ा विरोध खड़ा ना होने का कारण भी आई थिंक यही है कि बाहर की दुनिया से जो उनकी पॉलिसी है कि तोड़ के रखना है। वहाँ इंटरनेट नहीं है, बाहर की फ़िल्में वगैरह भी आई थिंक स्मगल होके वहाँ पे जाती हैं। दूसरी जो पॉलिसी वो लेके आए, सॉन्ग बर्न सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों जो है डिवाइडेड हैं। इस डिवीजन का इस्तेमाल करके बहुत कम तगड़ी पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में। अभी ये जो यूजीसी का हुआ था तो एकदम से फिर से कास्ट का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ गया। तो उसी तरह से वहाँ पर भी उन्होंने सॉन्ग बर्न सिस्टम बना के 3 क्लासेस में रख दिया लोगों को और कहा कि ऊपर की क्लास को सहूलतें मिलेंगी और एक रेस है सब लोगों में, जो कोर में है कि हमने कोर में बने रहना है और जो लोग नहीं है कि हमने कोर में आना है। उसकी वजह से लोग आपस में संघर्ष करते हैं। कोई रेबेलियन वहां खड़ी हो भी जाए करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो भी वो बहुत आसानी से दब जाएगी क्योंकि खुद ही लोग मुखबरी कर देंगे उसकी ताकि वो लोग कोर में आ जाएं। इस चीज को ऐसे भी आप थोड़ा समझ सकते हो कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट पोस्ट या गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज है, वो भी एक तरह से सॉन्ग बन को ही रिफ्लेक्ट करता है कि मैं जल्दी से सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं, जो हमें ज्यादातर एक्सप्लॉइट करता है थ्रू करप्शन और लेजीनेस, कि अब मैं एक्सप्लॉइटर की कैटेगरी में आ जाऊं, एक्सप्लॉइटेड से, पर सिस्टम को बदलने की बात कोई नहीं करता। तो ये एक तरीका है तानाशाही का कि एक तो देश को तोड़ के रख दो और लोगों को भी आपस में तोड़ दो कि वो आपस में संघर्ष करते रहें और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना करें। चौथी चीज, सिनेमा एज अ प्रोपोगंडा। आज तो हम देखते हैं ये हमारी कंट्री में भी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी फिल्में हैं जो बस एक एजेंडा के कारण बनाई जाती हैं कि करंट गवर्नमेंट जो एजेंडा बांटना चाहती है, जिस मुद्दे को लेके, जिस आइडियोलॉजी को लेके आना चाहती है, इस तरह की फिल्में। पर प्रोपोगंडा की फिल्में हर जगह रही हैं। रशिया में भी प्रोपोगंडा फिल्म बनी है, जर्मनी में बहुत बनी है, अभी फिर ये नॉर्थ कोरिया की हम देख ही रहे हैं। और इस फिल्म वाली चीज का, प्रोपोगंडा फिल्म और जो कंट्री की जो आइसोलेशन है, इनका भी कनेक्शन दिखता है हमें वो साउथ कोरियन एक्ट्रेस की किडनैपिंग से। कि जब वो एक्ट्रेस को किडनैप करके ले गए वो, तो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ कोरिया में अपने स्किल की कितनी कमी है, दैट दे डिडंट हैड गुड फिल्म मेकर्स विद देम। दे हैड टू किडनैप अ सक्सेसफुल फिल्म मेकर एंड एन एक्ट्रेस फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। जब आप एक देश को तोड़ के रख देते हो और लोगों को एक्सपोजर नहीं देते बाहर का, तो टैलेंट और डेवलपमेंट और स्किल, वो चीज भी डेवलप नहीं होती। अगर उस चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। ये भी हम आगे भी एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो वो फिल्मों को एज अ प्रोपोगंडा यूज करना, वो भी ये चीज देखने को मिलती है हमें साउथ कोरिया की हिस्ट्री में, कि किस तरह से मीडिया का और वो बड़े बड़े स्टैचूज बनवाना किम इल सुंग के, ऐसी कहानियां गढ़ना कि किम इल सुंग के मूड के हिसाब से कोरिया में मौसम बदलते हैं। एक सुपर नेचुरल फिगर बनाना, एक नॉन बायोलॉजिकल फिगर करके एक्सप्लेन करना किम इल सुंग को। ये भी चीज एक देखने को मिलती है कि साउथ कोरिया की हिस्ट्री में ये फैक्टर कैसे काम किया डिक्टेटरशिप को बनाए रखने के लिए। फिर एक लेसन देखने को मिलता है जहां पर नॉर्थ कोरिया थोड़ा जस्टिफाइड दिखता है, वो है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब अमेरिका की हिस्ट्री अगर हम देखें तो उनकी तो रही है कि हमें कंट्रोल रखना है। कोई भी ऑयल निकलता है
कहीं भी डॉलर को कोई खतरा आता है, या कहीं न्यूक्लियर वेपन होता है। यही 3-4 चीज़ें हैं, या तो आप इकोनॉमी से एक देश को हरा सकते हो या फिज़िकली, और दोनों चीज़ों में अमेरिका कोशिश करता है मेरी मोनोपोली हो। कई बार तो सिर्फ़ कुछ जंगों को कंटिन्यू रखने के लिए इस तरह का इल्ज़ाम लगाया कि दे हैव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो वो चीज़ें भी देखने को मिलती है कि इसीलिए आई थिंक नॉर्थ कोरिया के लिए, अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचें, कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। और ये चीज़ इंडिया में भी है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में, अगर उनके पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास होने भी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट एक बहुत बड़े कॉस्ट के साथ भी आती है, कि जिन एरियाज़ में ये डेवलपमेंट होती है, अगर आप वहाँ पर देखो तो किस तरह लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और एक डॉक्यूमेंट्री में रेकमेंड करूँगा आनंद पटवर्धन की, वॉर एंड पीस। एक तो ये बुक भी पढ़ी हुई है लियो टॉल्स्टॉय की, पर एक डॉक्यूमेंट्री है हिंदी में आनंद पटवर्धन की, जिसमें उन्होंने काफ़ी वो लोगों से बातें की हैं, जिन जगहों पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट हमारे देश में हुई है, वहाँ पर क्या हेल्थ और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। तो इट्स ऑल्सो मस्ट वॉच, ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। एक चीज ये देखने को मिली कि कई बार नॉर्थ कोरिया की प्रेजेंट स्टेट का जिम्मेदार कम्युनिज्म को बताया जाता है, कि कम्युनिज्म की वजह से नॉर्थ कोरिया की आज ये हालत है। एक्चुअल में मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम कम्युनिज्म का बेस समझने की कोशिश करें तो आई हैव ऑलवेज रेफर्ड मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का मैंने सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ, आप इस चैनल पे अगर एक प्लेलिस्ट देखें कम्युनिज्म के ऊपर, कार्ल मार्क्स के काफी सारे वर्क्स मैंने डिस्कस किए हैं। पहली बात तो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वे काम ही वहां करेगी जहां पर ऑलरेडी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी हो कि रिसोर्सेस या जो इंसान की नीड्स हैं वो ऐसे अवेलेबल हों जैसे हवा अवेलेबल है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी में आपके पास सोर्स या लोगों की जो नीड्स हैं वो पूरा करने वाले पदार्थ अबंडेंस में होने चाहिए, तब कम्युनिज्म आता है। मार्क्स ने डाई इलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म में यही एक्सप्लेन किया है कि जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो नेचुरली भी अगर चले और इतनी अबंडेंस हम क्रिएट कर लें तो कम्युनिज्म अपने आप आएगा। लेकिन मार्क्स ने कहा, ये चीज एक्सप्लेन की कि इंसानी फितरत, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनकी फितरत है कि वो हिस्ट्री में ये दखलंदाजी करेंगे कि कैपिटलिज्म के अंडर वो खुद ही रिसोर्सेज को या मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखें, ताकि जनता तक वो अबंडेंट चीजें पहुंचे ही ना। इस वजह से मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन जरूरी है, कि वो जो हिस्ट्री का कोर्स अबंडेंस के साथ कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है उसको जाने दिया जाए। कम्युनिज्म पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये फटाफट जो लोअर क्लास है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उनको कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा तरीका है, कि हम जो रिसोर्सेज है आपके अंदर बांट देंगे, पूरी सोसाइटी में फ्री होगा, बांट देंगे। लेकिन ये आना वहीं चाहिए नेचुरली जहां पर इतनी अबंडेंस हो। होता ये है कि जहां पर जो गरीब देश, गुलाम देश है, वहां का जो कॉमन पर्सन है उसको एक यूटोपिया चाहिए, कि एक ऐसी जगह जहां पर कोई खर्चा ना हो, आजादी से सब कुछ मिल जाए, को बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, या जो आज मुश्किल वक्त है वैसा ना रहे। तो कम्युनिज्म एक बहुत अच्छा यूटोपिया भी प्रोवाइड करता है उस गरीब देश को। पर जब इंसान डीपली समझने लगता है तो वो समझेगा कि कम्युनिज्म एक बहुत मेहनत मशक्कत के बाद, टाइम लगाने के बाद आने वाली चीज है, अगर सच में फायदा सोचा जाए। कम्युनिज्म एक बहुत कमाल की चीज मैं मानता हूँ, बट उसको लाने का तरीका या जिन कंडीशंस में कम्युनिज्म डेवलप होना चाहिए वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। और ये देश जिनमें डिक्टेटरशिप होती है, ये देश में जानबूझकर खुद को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट दिखाया जाता है, ताकि लोगों को वो यूटोपिया का सपना दिखाकर अपने पीछे चलाया जा सके। गरीब आदमी को तो यही चाहेगा कि मुझे मिल जाए जो मेरी नीड्स हैं, और कम्युनिज्म ये यूटोपिया दिखाता है कि आपको मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो हम सब लोग वर्कर्स ही हैं। अगर एक आइडेंटिटी जिसमें हर कॉमन इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा दुनिया भर में, तो वो एक वर्कर की आइडेंटिटी है। हर कोई काम कर रहा है फॉर हिज और हर सर्वाइवल। इसलिए कम्युनिज्म पे ये ब्लेम लगाना कि इसकी वजह से डिक्टेटरशिप है, हाँ इसका यूज किया गया है, बट इसेंशियली कम्युनिज्म, जो मैंने मार्क्स की राइटिंग्स पढ़ी हैं, मेरे सामने तो यही है कि नेचुरली देखा जाए
थ्रू मार्क्स देखा जाए तो ये लोगों ने कम्युनिज्म को गलत तरीके से वहां पर इम्पोज किया है। कम्युनिज्म इज फॉर अ वेरी रिच कंट्री विच हैव इट्स रिसोर्सेज इन अबंडेंस। देन एक चीज देखने को मिलती है कि जब एक जगह पर तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप होती है, तो वहां की पूरी हिस्ट्री एक तरह से कोलैप्स करके सिर्फ उस फैमिली की हिस्ट्री बन जाती है जिसके अंदर वो राज चलता है। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखो तो मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी बुक का जो नाम रखा है, पूरी इंसानी हिस्ट्री को इन 3 शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है, वॉर या पीस। या तो इतिहास जंग का है या इतिहास अमन का है, और अमन और जंग राजाओं के हाथ में होती है या गवर्नमेंट्स के हाथ में होती है। इसका मतलब कॉमन इंसान का कोई खास इतिहास होता नहीं है। अब तानाशाही के कारण भी जो एक कॉमन इंडिविजुअलिटी है एक नॉर्थ कोरियन की, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। आपको कभी कोई नॉर्थ कोरियन आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा, नॉर्थ कोरियन फिल्म मेकर के बारे में पता नहीं चलेगा। नॉर्थ कोरिया की आपको हिस्ट्री पता चलेगी तो 5-10 लोगों की हिस्ट्री है जो किम परिवार के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए जब एक देश में तानाशाही आती है, जब एक देश अपने ऊपर डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट करता है, तो वो कॉमन आदमी की आइडेंटिटी पूरी तरह मिटा देता है। ये चीज देखने को मिले क्योंकि कई सारे लोग डिक्टेटरशिप को ग्लोरीफाई करते हैं कि इसमें डिसीजंस बड़े जल्दी लिए जाते हैं, डेवलपमेंट बहुत रैपिड होती है। ऐसा नहीं है। पिंजरे में डालकर एक पंछी को आप जितना मर्जी खाना दे दो, उसका क्या फायदा? जिन जो पंखों के कारण वो पंछी है, अगर उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या जिंदगी है? वो ऐसी है फिर डिक्टेटरशिप, डेवलपमेंट वाली। बाकी और भी चीजें अगर हम देखें नॉर्थ कोरिया के बारे में, कि हर लीडर ने एक गॉड की इमेज क्रिएट की है। पहले लीडर के साथ तो आसान था कि वो क्रांतिकारी थे, आजादी की संघर्ष के साथ जुड़े थे, तो उनके लिए वो इमेज क्रिएट करना बहुत आसान था। आगे की जनरेशन्स ने जो तरीके अपनाए हैं, वो तरीके भी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि कंटिन्यू कैसे किया। पहला चीज तो यही की कि साथ वाले देश के साथ लड़ाई करते रहे, वो कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होने दिया। दूसरी चीज ये की कि प्रोपोगेंडा पूरा का पूरा चलाए रखा, कि फिल्मों के थ्रू, वहाँ के स्कूल्स के थ्रू, स्कूल की एजुकेशन के थ्रू। और एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, जिसके थ्रू लोगों को रिसोर्सेज पहुंचाए जाते हैं कि किसको कितना खाना मिलेगा, इसका भी बड़ा इफेक्टिव यूज है। लोगों को एक जनरेशन के लिए आप कम खाना डिस्ट्रीब्यूट करो तो वहां पर ये नॉर्म ही बन जाएगा कि नॉर्मली इतना ही खाना मिलना होता है। जैसे हमारे भारत में करप्शन की जो प्रॉब्लम है जनरेशन से चल रही है, तो आज हम एक नॉर्मलाइजेशन देखते हैं उसका कि काम तो बिना रिश्वत दिए हो ही नहीं सकता। उसी का पैरेलल में वहां की जो अब जनरेशन होगी, वो लोग यही मानते होंगे कि खाना इतना ही मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मान लो किम जोंग इन की इमेज थोड़ी कम हुई, तो वो अगर बोल दे कि आधा किलो खाना जो है ज्यादा मिला करेगा, आई थिंक वो एक चीज ही उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ा देगा, क्योंकि लोगों को मिला ही आज तक इतना कम है कि थोड़ा सा ज्यादा देने पे भी लोग उसको फिर से भगवान मानने लगेंगे। इसलिए आई थिंक वो जो कोट है स्टीव जॉब्स का कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, वो चीज यहाँ बहुत अच्छे से अप्लाई करती है कि किस तरह से वहां पर फूड को, लोगों की एजुकेशन को, सिनेमा को यूज किया गया है एज अ प्रोपोगेंडा दैट पीपल बिलीव द सुप्रीम लीडर एज गॉड। और आइसोलेशन की वजह से उस देश का जित आज की पूरी नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी सिर्फ ड्रग्स, इलीगल आर्म्स ट्रेड, वहां पर काउंटर फीटिंग, सुपर नोट की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, और इसी तरह, और कंप्यूटर हैकिंग, साइबर क्राइम्स, इन्हीं चीजों के ऊपर वहां की पूरी इकोनॉमी चल रही है। और ये सिर्फ क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया से आइसोलेशन रखा है। आपको मैं बताऊं कि नॉर्थ कोरिया में जब वो 88 के टाइम पे ओलंपिक्स का टाइम था कि हमने होस्ट करना है ओलंपिक्स, तो एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर सी बिल्डिंग बनाई गई कि शायद वहां पर लोगों के रहने के लिए। तो उस बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट थी, पहले उन्होंने टेढ़ी लगा दी। देन उनको रियलाइज हुआ कि लिफ्ट को टेढ़ी ऊपर लेके जाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, लिफ्ट तो सीधी ऊपर जाती है। माइंड यू दिस इज 1988, उस टाइम के हिसाब से। तो वो पूरा का पूरा वो चीज जो थी फेल हो गई। देन वहां पर आई थिंक फूड इनसिक्योरिटी के टाइम पे भी एक पॉलिसी उन्होंने लाई कि जो बकरियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, ताकि बकरियों को यूज करके दूध भी ज्यादा मिले और मीट भी।
तो वहाँ पर बकरियों के खाने के इतना घास खाने की वजह से वहाँ पर ज़मीन ढीली हो गई और वहाँ पर बाढ़ से ज़मीन बहुत ज़्यादा बहने लगी। तो बकरियों को बढ़ाकर फूड सिक्योरिटी लाने के चक्कर में बाढ़ की प्रॉब्लम वहाँ पे नई शुरू हो गई। इसलिए आइसोलेशन जो है एक देश का, वो बहुत नुकसान लेके आता है। चाइना में भी ये सेम चीज़ देखने को मिली। उन्होंने वो पंछी मारने शुरू कर दिए जो पंछी फसल खाने आते थे। तो पंछी मारने के कारण वो कीड़ों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिन्होंने वहाँ की फसलें बर्बाद कर दी और एक बहुत बड़ा फ़ैमिन आया वहाँ पे। तो जब आप एक कंट्री को आइसोलेशन में रखते हो ना कि बाहर का हमने देखना ही नहीं है, तो यही होता है। हमारे देश में एक ये इंटरव्यू चल रहा था, मैंने क्लिप देखी थी कि शहजाद पूनावाला एक बीजेपी के हैं, आई थिंक स्पोक्स पर्सन है। उनसे पूछा गया कि हार्वर्ड में अब एडमिशन नहीं होगी, ये जो ट्रम्प ने ये सारा किया, एंड ही सेड कि हार्वर्ड हमसे यहाँ बच्चे, वहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएँगे। ये बकवास चीज़ है। अगर आप बाहर के साथ ऐसे तोड़ोगे कि बाहर पढ़ने मत जाओ, बाहर काम करने मत जाओ, तो आप बेसिकली वो एक्सपोज़र भी तोड़ रहे हो लोगों का, जिससे डेवलपमेंट आ सकती है। या तो आप हर किसी को एक सन्यासी बना दो कि वो ध्यान में बैठ जाए, लेकिन ऐसे देश नहीं चलता। देश को चलाना है तो इंसान को बाहर जाके देखना पड़ेगा, वो एक्सपोज़र इकट्ठा करना पड़ेगा। लास्ट चीज़ हमारे लिए लेसन्स हैं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, इसको हम लोग ध्यान में रखें और ये आइडेंटिफ़ाई करें कि कहीं हमारी जो देश है वो भी इसी तरफ तो नहीं चलना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम भी एक डिक्टेटरशिप की तरफ जाते जाएँ। शुरू-शुरू में बहुत लगता है कि ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? छोटी-सी तो पॉलिसी है, न एक दिन में नॉर्थ कोरिया थोड़ी बन जाएँगे। पर एक-एक दिन करके ही इंसानों का माइंडसेट ऐसे होता है। जब रिलिजन का प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो, कोई लीडर को गॉड या नॉन बायोलॉजिकल दिखाने की कोशिश हो, जब आइसोलेशन की और लोगों के डिवीज़न की बात हो, तो ये हर चीज़ आपको इशारा करती है कि कंट्री को लेके जाया जा रहा है एक डिक्टेटरशिप की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा भारत उस तरफ जा रहा है या भारत बनने जा रहा है, बट हमें केयरफुल और अवेयर हमेशा रहना होगा कि कहीं हमारे देश का फ्यूचर उस तरफ ना जाए, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने ले जाकर अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बाकी एट द एंड मैं आपको 2 बुक्स रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप इस चीज़ के बारे में कि एक अथॉरिटेरियन या डिक्टेटोरियल या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट किस तरह की होती है, उसमें हालात कैसे होते हैं, तो ये 2 फ़िक्शनल नॉवल हैं, पर आज की रियलिटी के टाइम पे इसको नॉन फ़िक्शन डिक्लेयर कर देना चाहिए। एक 1984 है जॉर्ज ऑरवेल की और एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की। ये 2 किताबें हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए हू वांट्स टू बी पॉलिटिकली अवेयर। हालाँकि ये दोनों बुक्स फ़िक्शनल हैं, पर आपको आज के टाइम पे तो ऐसे पैरेलल्स देखने को मिलेंगे इस बुक्स में लिखी हुई बातों के कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जॉर्ज ऑरवेल ने इतना पहले ये सारा कुछ लिख दिया था। और एक छोटा-सा फन फैक्ट, जॉर्ज ऑरवेल बिहार में पैदा हुए थे।